हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ क्लास नाइन्थ का 2026 का जो नया सिलेबस आया है 2026 बुक चेंज होने के बाद जो नया सिलेबस है उसके अनुसार ये टॉपिक होने वाला है टोटली। और एक बात, ये जो बैच स्टार्ट में इस चैनल पे कर रहा हूं जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच, और यकीन मानिए वीडियो देखने के बाद आपको पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको एक एक डाउट इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। मैं आपको बेसिक से पहले समझाऊंगा, एटम के बारे में पहले बेसिक समझाऊंगा। बेसिक के बाद जो है मैं एटम के जो खोज किए हैं, यानी इन्वेंशन जो मतलब एटम को खोजे हैं उन सब का नाम करवाऊंगा कि किसने किसने खोजा है, और सबका थ्योरी बताऊंगा। एक स्ट्रक्चर से मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा और आराम से पढ़ाऊंगा, हड़बड़ी से नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हड़बड़ी से पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आराम से पढ़ाऊंगा, समझते जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में ना आए चैप्टर तो मत कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एटम के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किसने किया वो सब समझाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले एटम को समझते हैं। एटम होता क्या है? देखिए, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, एटम क्या है? दुनिया का कोई भी चीज, सब चीज एटम से बना हुआ है, यहां तक कि हम लोग का बॉडी भी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बॉडी का सबसे फंडामेंटल यूनिट जो होता है सेल होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सेल भी एटम से बना हुआ होता है। तो दुनिया का हर एक चीज बना होता है किससे? एटम से। किससे बना होता है? एटम से। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अब एक एटम के अंदर बहुत सारा कुछ होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, ये देखिए ये तीन को तो होता ही है एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों तीन को तो होता ही है। इसके अलावा भी बहुत सारा होता है, बोसॉन, मिसॉन, इलेक्ट्रॉनों, पॉजिट्रॉनों, न्यूट्रॉन, ये सब भी होता है। मगर मेनली जो पार्टिकल पाया जाता है एटम में वो तीन पाया जाता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, नॉर्मली अगर कोई आदमी चाय बनाता है, ठीक है, तो चाय में तीन चीज मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है। चाय पत्ती, दूध और चीनी, तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी हर एक आदमी अपने तरीके से चाय बनाता है। कोई इलायची डालता है, बाद में कोई मसाला डालता है, कोई तेजपत्ता डालता है। समझ में आ रहा है? तो एटम, अलग अलग जो एटम होता है सब में बहुत सारा टाइप होता है, मगर मेनली तीन गो चीज जो है सब में सेम होता है। बात में आ रहा है? चाय पत्ती, दूध और चीनी सब में रहेगा। समझ में आ रहा है बात? ये फिक्स है। समझने के लिए मैं आपको समझा, आप नींबू वाला चाय का बात मत कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? तीन चीज तो फिक्स रहता है सारे। वैसे तो एटम में होता बहुत कुछ है, ठीक है, एक एटम में बहुत कुछ होता है, ठीक है, मगर तीन चीज फिक्स होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले बात हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है? देखिए, अब जो ये एटम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एटम जो होता है बॉल टाइप का होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, बगल बगल घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, पूरा एकदम जोर से फास्ट घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। बीच में क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में दो चीज होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में। यहां देख रहे हैं आप, येलो और ब्लू कलर का जो है, बात समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो बगल बगल घूमता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब मैं आपको इसके बारे एक दो बात याद करवा दूं। देखिए, जब सबसे छोटा चिड़िया होता है ज्यादा फरफराता है, ठीक है। हमिंग बर्ड के बारे में आप सुने होंगे, हमिंग बर्ड बहुत ज्यादा फरफराता है। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा घूमता कौन है? इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, सबसे छोटा होता है। क्लियर? अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कोई चार्ज इसमें नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन कोई भी चार्ज नहीं। अब एक आदमी है, बताइए, बैठा हुआ है, दिन भर बैठ के खा रहा है, बस खा रहा है, टीवी देख रहा है, खा रहा है, टीवी देख रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, यानी नो चार्ज, कोई काम नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? उसका वजन बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मोटा हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें बताइए तीनों में कौन ऐसा है जो कोई काम का नहीं, कोई करने का नहीं है साला? वो है कौन? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज तो है नहीं, ये क्या रहेगा? बैठे रहेगा, खाते रहेगा। इसका मतलब ये भारी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, भारी। तो न्यूट्रॉन याद रखिएगा, ऐसे याद कर, मैं आपको याद करवाने के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। न्यूट्रॉन सबसे भारी, न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है। और सबसे हल्का होता कौन है, जो फुदुर फुदुर फुदकते रहता है हमेशा। देखिए कौन फुदकता है, इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन का भी लक्षण जो होता है लड़का लोग की तरह होता है। लड़का भी जहां देखता है बस फुदकते रहता है, इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, फुदकते रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, प्रोटॉन सबसे भारी होता है, न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है। अब बीच में कौन रह गया, प्रोटॉन। ना भारी ना हल्का, बीच में रहेगा वो। यहां तक याद हो गया आपको। मैं आपको देखिए चैप्टर में याद करवाते हुए जाऊंगा, मैं आप कहानी सुनते रहिएगा तब को याद भी हो जाएगा। मैं आपको पूरा चैप्टर याद करवा दूंगा, बस सुनते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और क्या मैं बोलूं, ठीक है। तो 3 बात आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात, बीच में जो होता है 2 चीज होता है बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यहां बीच में होते एटम में 3 जो पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। वैसे तो होता बहुत सारा है, मगर मैंने आपको बताया 3 सब में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल। याद रख लीजिएगा नाम, सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 नाम याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। सबसे भारी होता है कौन, न्यूट्रॉन। बैठ के खाते रहता है, ये कोई काम नहीं है इसका, सबसे भारी। फुदकते कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। बीच में कौन, प्रोटॉन। क्लियर यहां तक। अब आगे समझते हैं। अब देखिए बीच में जो होता है किसी भी एटम का जो मास होता है, मास, ठीक है, वो होता है बीच में न्यूक्लियस में। यानी अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है चारों बगल ना, गोल 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 घूम रहा है, तो उसका मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के लगभग हो जाएगा मास। तो उसका मेन जो मास होगा, मास कहां पे होगा, बीच में। यानी मेन जो वजन होगा उसका कहां पे होगा, बीच में, न्यूक्लियस में। समझ में आ रहा है, कहां पे होगा, न्यूक्लियस में। क्लियर यहां तक बात, ठीक है। अब देखिए बीच में इसका न्यूक्लियस में क्या 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 है, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मास किसका होता है, बीच का। तो सीधी बात है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास, तो सीधी बात में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, एटॉमिक मास। क्यों निकलेगा, कि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और वजन भी होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। क्लियर, समझ में आया। तो एटॉमिक मास अगर बोले तो एटॉमिक मास क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। क्लियर। एक और बात समझिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर। देखिए कोई भी एटम होता है तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो अगर एटॉमिक नंबर बोले तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मगर हम वैल्यू देंगे प्रोटॉन का। क्यों वैल्यू देंगे, क्या कि इलेक्ट्रॉन तो फुदकते रहता है, वो बेटा भाग जाएगा उधर। दूसरा कोई आया, जैसे मान लीजिए, समझिए, मान लीजिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा ऑक्सीजन में। वो भी अभी समझाऊंगा कैसे भागेगा, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। तो आपको ज्यादा फोकस किस पे देना है, प्रोटॉन पर। अब बस मेरे बात को सुनते रहिएगा, चैप्टर खत्म होते होते आपको 99% बात आपको याद हो चुका होगा, यकीन मानिए। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा फिर याद नहीं होगा। मैं आपको याद करवाते हुए जाऊंगा, कहानी के थ्रू याद करवाते हुए जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं बताया एटॉमिक मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो। एटॉमिक मास क्यों जोड़ दो भाई, प्रोटॉन का मास होता है बीच वाला का, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दोनों को जोड़ देंगे एटॉमिक मास निकल जाएगा। एटॉमिक नंबर का बात है, एटॉमिक नंबर क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मगर वैल्यूएशन हम किसका देंगे, प्रोटॉन का देंगे। क्या, क्यों, क्या कि इलेक्ट्रॉन बदल सकता है लेकिन प्रोटॉन नहीं बदलता है। प्रोटॉन बीच में रहता है, बीच से कहीं जाबे नहीं करता है। न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन, और कहीं बाहर नहीं निकलेगा वो। समझ में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास समझ में आ गया होगा। क्लियर। मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद साइंटिस्ट पर जाएंगे, कौन कौन सा साइंटिस्ट आया, कौन कौन सा नहीं आया। ये था थोड़ा सा बेसिक, मैंने आपको बता दिया। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया, एटॉमिक मास बता दिया,
न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब चलते हैं हम लोग साइंटिस्ट के बारे में, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो है एटम के बारे में, सबसे पहले एक इंडिया के एक महर्षि थे, ठीक है, महर्षि कणाद। 600 बीसी में वो जो है सबसे पहले ही बता चुके थे कि जब सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको बोला जाता है परमाणु। समझ में आ रहा है? उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम, सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है। कौन बताया था सबसे पहले? महर्षि कणाद। बाद में आए कौन? देखिए सबसे पहले कौन आए थे? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने बताया था, बासमारा कब बताया था? 6 सेंचुरी में बताया था, बीसी में बताया था कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? परमाणु होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस आए 400 बीसी में। अब कणाद क्या बोले, सुनिएगा ध्यान से। महर्षि कणाद क्या बोले कि दुनिया का हर चीज बना हुआ है एटम से। जो सबसे छोटा पार्टिकल, दुनिया सब बोले कि कोई भी चीज को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम बोलेंगे परमाणु, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम। ये महर्षि कणाद बोले। सेम बात डेमोक्रेटस भी वही बात बोले कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा? एटम। और एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। महर्षि भी वही बोले थे, महर्षि कणाद भी वही बोले कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे ज्यादा वो टूटेगा नहीं। क्लियर? डेमोक्रेटस भी वही बात बोले। अब आते हैं जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन आए तो थ्योरी बदल दिए। ये जॉन डाल्टन आए तो थ्योरी बदले। कैसे बदले समझिए। जॉन डाल्टन ने अपना थ्योरी दिया, जो बात ये लोग बोले थे वही जॉन डाल्टन भी बोले। ये आए कब? मॉडर्न युग में आए, ठीक है। अब देखिए ये लोग जो बोले तो ये लोग प्रूव नहीं कर पाए थे कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। जॉन डाल्टन ने बताया, प्रूव किया कि हाँ सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। ये भी मगर वही बात बोले। ये भी क्या बोले थे कि सबसे छोटा पार्टिकल जो एटम होता है उसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया सकता है। ये बोले कि एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में आए थे कौन? जॉन डाल्टन। क्लियर है? इनका 2-3 बात याद रखिएगा। सबसे पहले ये क्या बोलेंगे जॉन डाल्टन कि दुनिया का हर पार्टिकल जो है एटम से बना होता है और एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस यहां तक याद रखिएगा। समझ आया? आगे चलते हैं। आगे आते हैं, 3 गो नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज करता। तो सबसे पहले आए, अभी मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का कैसे खोज हुआ, प्रोटॉन का कैसे खोज हुआ, सब बताऊंगा, ठीक है। अस्थिर रहिए, सब धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। आप भी बोलिएगा वाह लाजवाब सर, और अच्छा लगे तो कमेंट, अच्छा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन आए इलेक्ट्रॉन का खोज किए? कौन? जे थॉमसन। जे थॉमसन आए, ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किए, ठीक है। उसके बाद आए गोल्डस्टीन। देखिए गोल्डस्टीन सबसे पहले प्रोटॉन को देखे, याद रखिएगा, गोल्डस्टीन सबसे पहले प्रोटॉन को देखे, मगर उनका नाम कौन दिया? नाम दिया कौन? रदरफोर्ड। नाम कौन दिया? रदरफोर्ड। वैसे अब अगर प्रोटॉन का खोजकर्ता का नाम बोला जाए, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का खोज कौन किया था, तो किसका नाम आएगा? गोल्डस्टीन का नाम आएगा। क्लियर? अब आपको याद कैसे रखना है गोल्डस्टीन प्रोटॉन? देखिए प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। अब आप खुद सोचिए कि आप पॉजिटिव कब होइएगा? जब आपको बहुत सारा गोल्ड मिलेगा तब पॉजिटिव हो जाइएगा। तो पॉजिटिव चार्ज गोल्ड से याद रखिएगा, ठीक है। जहां आएगा प्रोटॉन समझ लीजिएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव आएगा गोल्ड, गोल्ड से आएगा गोल्ड स्टीन। क्लियर नाम? समझ में आया? ठीक है। अब देखिए ये भी नाम याद कर लीजिए, जे थॉमसन, ये भी नाम आपको याद रहेगा। देखिए जे थॉमसन किए थे इलेक्ट्रॉन का खोज। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फुदकते रहता है, ज्यादा फुदकते रहता है। तो अब देखिए आपको याद कैसे करना है? जे थॉमसन, देखिए डीजे, डीजे सब क्या करता है? फुदकता है, डांस वांस करता है। डीजे जे, डीजे जे, ऐसे याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन, ठीक है। जहां आपका डीजे आया ना तो जे ऑटोमेटिक आ जाएगा, जे थॉमसन, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूट्रॉन का खोज। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया? जेम्स चैडविक। उसके बाद जेम्स चैडविक, ये भी गए खोजने के लिए। अभी लोग खोज रहा था तो ये भी गए एटम में खोजने के लिए, इनको भी मिल गया। बात हमारा इनको क्या मिल गया? न्यूट्रॉन मिल गया। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आते हैं।
रदरफोर्ड ने अच्छा मॉडल दिया, बहुत अच्छा बात बताया। मैं आपको इसको समझाऊंगा रदरफोर्ड को, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा बताए क्या थे, ठीक है। ऐसे आपको मैं अगर बता दूं तो समझ में नहीं आएगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये बताए क्या थे। अब रदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्ड फॉइल लिया था, यानी पतला सा गोल्ड का परत लिया, और यहां से भेजा क्या, चार अल्फा रेज। कौन सा रेज भेजा, अल्फा रेज, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल इमर्ज इमिटर, अल्फा रेज यहां से छोड़े किस पर, गोल्ड पर, ठीक। अब गोल्ड पे हुआ क्या ये समझिए। अब यहां मान लीजिए गोल्ड का एटम है, कुछ एटम गया यहां से, ऐसे जाकर मुड़ गया, ऐसे टेढ़ा चल गया, कुछ सीधा चल गया, फिर सीधा गया, कुछ मुड़ गया ऐसे, ठीक है। ये सब हुआ, यानी अब क्या होता, मान लीजिए ये एटम है, ये एटम है, तो यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा था, सीधा चल जा रहा था, कुछ ऐसे चल जा रहा था, कुछ टकरा के मुड़ गया, कुछ टकरा के मुड़ गया, ये कंडीशन हुआ, ठीक। अब ये जो अल्फा पार्टिकल होता है, ध्यान से समझिएगा, मेरे बात को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये जो अल्फा पार्टिकल होता है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिगर उतना अच्छा नहीं बना होगा, मैं आपको थोड़ा सा अच्छा फिगर बना के बता देता हूं। ये जो आप रेड रेड कलर का देख रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। रदरफोर्ड ने किया क्या, मैं आपको वो समझा रहा हूं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल छोड़ा उन्होंने किस पर, एटम पर। किसका एटम था, तो गोल्ड का था। गोल्ड का एकदम देखिए, एक बार देखे हो ना कि मीठा उठाए में चांदी का पतला सा लेयर होता है, गोल्ड का भी होता है पतला सा, चांदी का वही पतला सा फॉइल था, ठीक है, बहुत पतला। उसमें क्या किया, अल्फा रे छोड़े। अल्फा रे छोड़ने के बाद हुआ क्या, देखिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो कुछ रह गया सीधा पास हो गया, कुछ सीधा पास हो गया, और कुछ टकरा के मुड़ गया, टकरा के मुड़ गया। अब अगर बात खुद सोचिए कि टकरा के मुड़ेगा कब। अब ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था, ठीक है। अब ये टकरा के मुड़ेगा कब, जब इसके अंदर भी पॉजिटिव होगा। समझ में आया बात। तो ये सोचे कि भाई जा रहा है सीधा, तो मुड़ का ही जा रहा है भाई। मुड़ने का मतलब क्या है, रिपेल मार रहा है, रिपेल कर रहा है। तो क्यों रिपेल कर रहा है, रिपेल कब करेगा, जब सेम सेम रहेगा चार्ज, यानी ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब बीच में तो कुछ है। क्या बोले कि बीच में कुछ है, जिसका नाम क्या कर दी, बोले क्या बीच में कुछ है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का नाम क्या रख दी, न्यूक्लियस क्या बोले, न्यूक्लियस है। और कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तब ना वो रिपेल मार दे रहा है, नहीं तो रिपेल ही नहीं मारेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां से रेज छोड़े, रिपेल मार दिया, देखिए मुड़ गया, यहां मुड़ गया। तो एक बात यहां से इसमें जो दो तीन बात समझ में आया। पहली बात देखिए, ज्यादातर जो रेज है पार हो जा रहा है इस पार से उस पार। तो वो बोले कि किसी एटम का जो अधिकांश भाग जो होता है, ठीक है, मोस्टली जो पार्ट होता है वो क्या होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है, मोस्टली पार्ट। मगर हाँ, बीच में उसका न्यूक्लियस होता है। ये कौन सा बता रहा है, रदरफोर्ड बताए थे, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया बात, क्या क्या बताएं, ठीक है। अब ये देखिए, अब जो रेज पास हो रहा है, इसको कैसे पता चलेगा कौन सा रेज पास हो रहा है। तो मैंने अभी आपको एक ठो दिखाया था फिगर, ये वाला। यहाँ देखिए, यहां से अल्फा रेज हमारे गोल्ड फॉइल पर, कुछ रिटर्न आ गया, कुछ टेढ़ा बेका भाग गया। और ये जो आप गोल देख रहे हैं, ये जो गोल ऐसे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये फ्लूरोसेंट स्क्रीन है। कौन सा है, फ्लूरोसेंट स्क्रीन। ये होता क्या है फ्लूरोसेंट स्क्रीन, इसका मतलब ये ऐसा स्क्रीन होता है, यानी ऐसा लेयर होता है, बात हमारा है, जिस पर रेस पड़ने पर, अल्फा रेस पड़ने पर वो ग्लो करने लगता है, लाइट करने लगता है। समझ में आ रहा है। ये जो फ्लोरेंट स्क्रीन है, ये होता क्या है, ये होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट जो है एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरह काम करता है। जिंक सल्फेट पे जैसे ही अल्फा रेज पड़ेगा, वो ग्लो करने लगेगा। समझ में आया कि आखिर जिंक सल्फेट होता क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता क्या है, क्लियर। अब देखिए, ये क्या किए, यहां से रेज मारे गोल्ड फॉइल पर, गोल्ड फॉइल क्या क्या इधर उधर मारा रिटर्न, ठीक है। तो यहां से ये इस पर मारा, स्क्रीन पर, फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करना है, ग्लो करने लगा। इसका मतलब समझ में, अच्छा कुछ पार्टिकल तो जा रहा है। और मैंने आपको बताया, बास मारा क्या बताया, यही था वो जो मैं आपको बताया था अभी।
क्या बताया? बोला कि भाई अधिकांश भाग जो है एटम का वो क्या है, इम्पिटी है। मगर हाँ, बीच में एटम है भाई, न्यूट्रन, बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पॉजिटिव है, का है भाई, रिपेल मार दे रहा है। यहां तक समझ में आया आपको? क्लियर? और एक दो बात बताए थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बोले कि पहले बात तो बीच में न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बगल बगल घूम रहा है, ये भी रदरफोर्ड ने बताया। उसके बाद और क्या बताइए, ये बताएं कि बीच में जो न्यूक्लियस है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेन मास जो होता है न्यूक्लियस का होता है, ये भी बात कौन बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। तो रदरफोर्ड ने 3-4 बात बताया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। रदरफोर्ड ने जो है 3-4 बात बताया। सबसे पहला बात नंबर 1, एक्सपेरिमेंट समझ में आया, गोल्डफेल वाला, वो बताया। वो एक्सपेरिमेंट किए तो वो एक्सपेरिमेंट में से क्या पता चला उनको कि सबसे पहली बात पता चला कि अच्छा, बीच में 90 लगभग मोस्टली भाग जो है एटम का इम्पिटी होता है, यानी खाली होता है। लेकिन हाँ, बीच में इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज। मैंने बता दिया क्यों हो रहा था पॉजिटिव चार्ज, क्या रिपेल मार दे रहा था, रेज जा रहा था, टकरा के निकल जाता है, ठीक है। तो वो बताया। उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है बगल बगल घूम रहा है न्यूक्लियस का, ये भी कौन बताया? रदरफोर्ड ने बताया। तीसरी बात क्या बताया कि जो एटम का जो मोस्टली भाग होता है वो बीच में न्यूक्लियस का होता है, ये भी कौन बताया? रदरफोर्ड ने बताया। समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब रदरफोर्ड ने तो बता दिया कि भाई बगल बगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रदरफोर्ड ने बताया कि बगल बगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मगर झोल कहां पर वो समझिए, ठीक है। बता दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन बगल बगल घूम रहा है। उसके बाद आए मैक्सवेल। कौन आया इसके बाद? मैक्सवेल आए। रदरफोर्ड के बाद कौन आया? मैक्सवेल। कौन आया? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बताया? मैक्सवेल बोले कि भाई तुम्हारा बात हम समझे, ठीक है। रदरफोर्ड को बोले कि भाई तुम्हारा बात, तुम बोल रहा है कि ठीक है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, थोड़ा सा दिमाग वाला बात है, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो अपना एनर्जी लॉस करेगा ही करेगा, और एनर्जी लॉस करने के बाद वो कहां आ जाएगा? जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन सा पाथ पे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है गोल गोल। बोल रहे हैं कि ये अपना एनर्जी लॉस जैसे से करेगा ना, धीरे 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 करके न्यूक्लियस में आ जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। ये कौन बोले? मैक्सवेल। मैक्सवेल बोले कि भाई कोई भी चीज घूमते नहीं रहेगा वहां पर, वो आके धीरे धीरे करके बीच में न्यूक्लियस में गिर जाएगा। समझ में? ये बात कौन बोला? मैक्सवेल। क्लियर? मगर हाँ, अब मैक्सवेल तो बोल दे रदरफोर्ड को, रदरफोर्ड ये बात साबित नहीं कर पाए कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अपने मन का है घूमेगा, एनर्जी लॉस करेगा। सोचने वाली बात है कि एनर्जी लॉस करेगा तो बीच में आ जाएगा, रदरफोर्ड कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद एंट्री होता है भूर का। इसका होता है एंट्री। उसके बाद एंट्री होता है नील बोर का। ये उसके बाद अपना थ्योरी दिए और ये समझाए कि काहे घूम रहा है, क्यों नहीं अंदर नीचे क्या कहता है न्यूक्लियस में गिरेगा। इसका भी थ्योरी, इनका भी थ्योरी समझ जाते हैं, ठीक है। नील बोर क्या बोले? नील बोर साबित किए। देखिए, रदरफोर्ड साबित नहीं कर पाया मैक्सवेल का। मैक्सवेल तो बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एनर्जी खोएगा, धीरे धीरे एनर्जी खोते खोते चल जाएगा बीच में। बस हमारा ये कौन बोल दिया? रदरफोर्ड बोल दिया। मगर फिर कौन आया? नील बोर आया। वो क्या बोले उनको, उसको भी समझ लीजिए। वो बोले देखिए, वो बोले कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे ऐसे बगल बगल, इलेक्ट्रॉन बगल बगल घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन बगल बगल घूम रहा है। कौन बताया था? नील बोर बताया। नील बोर क्या किए? मैक्सवेल तो बोले थे कि भाई घूम घूम के आ जाएगा, जाकर साला न्यूक्लियस में गिर जाएगा। मगर नील बोर नहीं है, वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बात समझिए। क्यों नहीं होगा? कहे कि बीच में होता है पॉजिटिव चार्ज, अब बगल बगल जो घूमता है होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। अब वो पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, बात मारा है, मगर इसके जो बगल में ऑर्बिट है ये उसको मिलने नहीं दे रहा है।
इसलिए क्या करेगा, अपना ऑर्बिट पे घूमते रहेगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा। नील बोर बोले कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपना ऑर्बिट में घूम रहा है, अपना ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो अपना एनर्जी लॉस नहीं करेगा। यहां तक समझ में आया। अब एनर्जी कब लॉस होगा, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन है, आप अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक, 9th क्लास में आपको बैठा दिया जाए क्लास 12th में, ठीक है, 12th में बैठे आप कितना दिन बैठिएगा, 2 दिन 3 दिन। एक चैप्टर मान लीजिए आप कोई चैप्टर अभी एटम पढ़ रहे हैं, एटम क्लास 11 12 में भी है, उसको आप पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है, चलो ठीक है समझ रहे हैं, मैं कितना दिन तक, 2 दिन के बाद आप खुद पगला जाइए, बोले साला क्या क्या पढ़ा रहा है। आप 9th क्लास का स्टूडेंट है तब जाइएगा, समझ आ रहा है। सेम कंडीशन, फिर कहां आ जाएगा घूम फिर के 9th क्लास में। वही बात यहाँ पे देखिए, नील बोर क्या बोले कि कोई भी एटम है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में जैसे ही एनर्जी ज्यादा मिलेगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी ज्यादा मिलेगा, एनर्जी जैसे मिलेगा तो कूद के कहां जाएगा, बाहर वाला आ जाएगा ऑर्बिट में, ठीक। अब बाहर वाला ऑर्बिट में तब तक रहेगा जब तक जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिला खो ना दे। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को मिल गया 70% एनर्जी, तो 70% एनर्जी मिला है, एक्स्ट्रा मिल गया इसको, तो ये कहां कूद के आ गया, बाहर वाला ऑर्बिट में। और बाहर वाला ऑर्बिट में तब तक रहेगा जब तक ये एनर्जी रहेगा, जब तक ये जीरो ना हो जाए, जीरो जहां हुआ तो फिर आ जाएगा अपने जगह पे। समझ में आया बात। नील बोर यही बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है अपन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है, ध्यान से मेरे बात को समझिएगा, ठीक है। अभी जो नया सिलेबस आया इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसी का मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। बोले क्या, इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तब तो एनर्जी नहीं खोएगा, ठीक है, एनर्जी तब नहीं खोएगा। मगर हाँ, अगर उसको ज्यादा एनर्जी मिल जाए, कूद के कहां चल जाएगा, बाहर वाला ऑर्बिट में, तब तक रहेगा जब तक एक्स्ट्रा एनर्जी, जब फिर बाहर में ऑर्बिट में गया तो जो 70% मान लीजिए एक्स्ट्रा एनर्जी मिला है, धीरे धीरे घटने लगेगा, जैसे ही जीरो हुआ फिर आ जाएगा अपना जगह पे। समझ में आया बात। तो इलेक्ट्रॉन को अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिला तब वो बाहर जाएगा, फिर एनर्जी खो के आ जाएगा वापस अपने जगह पर। मगर अगर अपने जगह पे घूम रहा, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा। ये साबित कर दिया कौन, नील बोर। समझ में आया बात बढ़िया से। अगर हाँ वही इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर कम कर दिया जाए तो कहां चल जाएगा वो नीचे वाला ऑर्बिट में। अगर एनर्जी कम कर दिया जाए कहां चल जाएगा, नीचे वाला ऑर्बिट में। समझ में आया। फिर उसका एनर्जी वापस आया तो फिर अपने जगह पे आ जाएगा। सिंपल सी बात, एनर्जी ज्यादा मिला बाहर जाएगा, एनर्जी कम मिला नीचे चल जाएगा। एनर्जी फिर नॉर्मल हुआ फिर अपने ऑर्बिट पे आ जाएगा। ऑर्बिट जब रहेगा तो एनर्जी खत्म उसका नहीं होगा। समझ में आया यहां तक बात। आगे चलते हैं। ये कौन बताए थे, नील बोर बाबा बताए थे। क्लियर। अब जो है हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट, न्यूट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने कैसे किया, उसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान भी है, समझिए। डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ फिगर आप देख रहे होंगे, ये एक ट्यूब लिए, जे थॉमसन ने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ठीक है। कैसा ट्यूब था ये, यहाँ पर ये ट्यूब था जो था बास मारा है, वैक्यूम पंप से इसका ट्यूब का सारा जो है वैक्यूम निकाल दिया गया था, यानी अंदर से वो पूरा खाली था। वैक्यूम मतलब होता है जहां पे हवा भी ना हो। तो एक ट्यूब लिया गया और जिसमें से क्या किया, वो सारा हवा निकाली, यानी सारा वैक्यूम अंदर क्रिएट कर दिया और लो प्रेशर हो गया। क्या कर दिए, लो प्रेशर। तो एक ट्यूब था यहाँ पे बीच में देखिएगा, यहाँ से प्रेशर निकालने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। लो प्रेशर क्रिएट कर दिए अंदर में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर एक मेटल लिए, यहां पर एक मेटल लिए, ठीक है। इस मेटल को नेगेटिव चार्ज से जोड़े, इस मेटल को पॉजिटिव से जोड़ दिए, ठीक है। अब मेटल कुछ का भी ले सकते हैं, ठीक। अब ये मेटल लिए, अब यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, देखिए मैं मिटा देता हूं, समझाता हूं। समझिए फिर से। सबसे पहले एक ट्यूब लिए, ट्यूब से क्या किए, वैक्यूम निकाल दिए, लो प्रेशर क्रिएट कर दिए ट्यूब के अंदर। दो लिए प्लेट, ठीक है, मेटल का दो प्लेट लिए, एक एनोड एक कैथोड। क्लियर। एनोड लिए और कैथोड। कैथोड का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज, कैथोड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एनोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां लिए, अब ये क्या किए, एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज के पास जो है छेद कर दिए, पॉजिटिव चार्ज का जो प्लेट था उसमें छेद कर दिए।
जैसे ही अभी अच्छा बैटरी लिए हाई वोल्टेज कितना, 10,000 प्लस वोल्टेज का, 10,000 नहीं 1,000 प्लस वोल्टेज का था, 10,000 ज्यादा हो गया। बैटरी जो लिए कितना था, 1,000 प्लस वोल्ट का था, यानी बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का बैटरी लिए। और यहां से जैसे ही बैटरी को जोड़ा गया, हुआ क्या, यहाँ पे तो छेद था। अच्छा एक और बात, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था फ्लूसेंट स्किन, अब वो एक लेयर मैंने आपको बताया था लेयर होता, वो क्या किए, इस एनोड के बगल बगल यहाँ पर वो लेयर लगा दिए। क्या चीज का लेयर था, जिंक सल्फेट का लेयर था, बगल बगल जिंक सल्फेट का लेयर लगा दिए। अब क्या हुआ, जैसे ही बिजली जोड़ा तार जोड़ा गया बैटरी से, तो यहां से रेज निकला, कैथोड रेज। वैसे तो उसका नाम पहले कैथोड रे नहीं था, बाद में जब देख लिए तब पड़ा। ये क्या किए, जैसे ही जोड़े तो यहां से नेगेटिवली चार्ज से एक रेज निकला, जो कि इस छेद से होते हुए बगल में पीछे में यहाँ पर ग्रीन ग्लो करने लगा। कौन सा ग्लो करने लगा, ग्रीन ग्लो करने लगा। तो अब वो सोचे भाई ग्रीन ग्लो कर रहा है, कुछ तो है, रे तो है, ठीक है। अब ये कैसा रे है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब उसके लिए क्या किए, मैग्नेट लगा दिए, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, नीचे में नेगेटिव चार्ज। अब देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज है और अगर रेज, सिंपल सी बात समझिए, अगर रेज पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव से रिपेल करता, समझ में आ रहा है। और यहां पर क्या हुआ कि ये जो रेज है पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया ऐसे, तब उनको समझ में आया, अच्छा भाई ये जो रेज आ रहा है ना, ये नेगेटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। इनसे एक्सपेरिमेंट से क्या क्या पता चला, अब उनको पता चल गया कि ये जो रेज जा रहा है नेगेटिवली चार्ज है, उसका नाम इन्होंने रख दिया, देखिए कैथोड था टर्मिनल का नाम, उसी से नाम रख दिया कैथोड रे। और यहीं से ऐसी कैथोड रे जो ये जो जा रहा है पार्टिकल, कैथोड रे है क्या, यही है इलेक्ट्रॉन। समझ आया बात, इलेक्ट्रॉन का बहुत ही आसान था इलेक्ट्रॉन का। सेम इसी प्रकार का फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। पहले एक ट्यूब लिए, लो प्रेशर, यहां से सारा वैक्यूम निकाल लिया गया अंदर से, मतलब वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर ये वैक्यूम निकालने के लिए लगा हुआ था। उसके बाद क्या किए, अब ये ट्यूब था डिस्चार्ज ट्यूब, बात हमारा, यानी डिस्चार्ज का मतलब क्या, ऐसा ट्यूब जिसमें चार्ज ना हो, यानी डिस्चार्ज ट्यूब लिए हुए थे। पहली बात, एक ट्यूब, देखिए लिखते समय दो तीन बात को ध्यान दीजिएगा। एक ट्यूब लिया गया जो कि डिस्चार्ज था, ठीक। दूसरा बात लो प्रेशर था, ठीक। तीसरा बार वैक्यूम नहीं था, मतलब वैक्यूम कर दिया गया था, उसको हवा निकाल दिया गया था। तीन बात याद रखिए ट्यूब लिए। उसके बाद वो क्या किया, हवा निकालने के लिए नीचे में लगाए हुए थे, ठीक है, ये हो गया। दूसरा बात, उसके बाद क्या किया, दो प्लेट लगाए, एनोड कैथोड, ठीक। एनोड की तरफ जो छेद कर दिए, ठीक है। जैसे ही अच्छा एक बैटरी लिया गया, बैटरी था 1,000 प्लस वोल्टेज का। जैसे ही बैटरी को जोड़ा गया तो कैथोड की तरफ से रेज निकला। रेज तो पहले पता नहीं चला क्या जिसका रेज है, फिर बाद में वो क्या किए, यहां पर क्या लगा दिए, जिंक सल्फेट का लेयर लगा दिए पीछे में। अब जैसे ही जिंक सल्फेट पे रेज पड़ा तो क्या किया, ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, ग्रीन ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा उनको समझ में, अच्छा इसका मतलब यहां से तो कुछ तो निकल रहा है, रेज तो है। कौन सा रेज है ये, पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है, इसके लिए क्या लगा, मैग्नेट, ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव भी आता, ये नेगेटिव नेगेटिव किधर अट्रैक्ट हो रहा था, पॉजिटिव की तरफ। तो उनको समझ में आया, अच्छा बेटा ये तो भाई नेगेटिव चार्ज है, समझ में आया। और उस नेगेटिव चार्ज को ये क्या नाम दे दिया, कैथोड रे से निकल रहा था, इसका नाम दे दिए कैथोड रे। और ये था क्या, ये जो निकल रे जो जा रहा था वो था इलेक्ट्रॉन। समझ आया आपको बढ़िया से। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर। अब समझिए प्रोटॉन का खोज कैसे हो गया। सेम बात यहां पर भी, सेम बात, जैसे ही इलेक्ट्रॉन वैसा ही प्रोटॉन, बस वहां पर जो बात हुआ था, इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा था कि प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जो है छेद किया जा रहा था, और यहां पर क्या होगा, कैथोड की तरफ छेद किया जाएगा। देखिए यहां पर दो टर्मिनल ले गया, सेम बात यहां ले आ गया, लो प्रेशर था, ठीक है। और ये भी वही था, डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, हाई वोल्टेज का बैटरी लिया गया, एक एनोड जोड़ा गया, कैथोड जोड़ा गया। कैथोड में क्या किया गया, छेद कर दिया गया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जोड़ा गया तो कैथोड से पॉजिटिवली चार्ज रिलीज होने लगा, यहाँ पर रेड ग्लो होने लगा। यहाँ भी फ्लोरोसेंट स्किन था, ये क्या होने लगा, रेड ग्लो होने लगा।
सेम बात, जो बात इलेक्ट्रॉन में, जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ था, पॉजिटिव के साइड में छेद कर दिया गया था, यहाँ नेगेटिव के साइड में छेद कर दिया गया। वहां पे नेगेटिव से रेज निकल रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव से रेज निकल रहा है। उसी पॉजिटिव रेज का नाम, इनको क्या क्या कहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रेज निकला, ये क्या था, प्रोटॉन था। उसमें जो नेगेटिव रेज निकला था कौन सा, इलेक्ट्रॉन था। इसमें पॉजिटिव वाला क्या था, प्रोटॉन था। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। डेट याद कर लीजिएगा, गोल्डस्टीन ने 1886 में खोज किया था इसका। क्लियर? आगे चले नेक्स्ट। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं इसको, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर मैं आराम से पढ़ाऊंगा धीरे धीरे तो मिनिमम 3 से 4 घंटा का वीडियो बनेगा। इसे मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये न्यूट्रॉन के बारे में भी देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया, प्रोटॉन बता दिया, अब न्यूट्रॉन भी देख लीजिए। तीनों एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें। अब न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ, अब यहाँ पर भी एक देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल पोलिनियम सोर्स। अब यहाँ से इस सोर्स से क्या निकल रहा है, अल्फा रेज निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अल्फा रेज निकल रहा है। ठीक, तो एक ऐसा सोर्स लिया गया जिससे अल्फा रेज निकले, और यहाँ पे एक मेटल लगा दिया गया, बेरिलियम। कौन सा मेटल लगा दिया गया, बेरिलियम। ध्यान से समझिएगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहली बात है न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, जेम्स चैडविक किए थे। कौन किए थे, जेम्स चैडविक। मैंने आपको याद करवाया था प्रोटॉन में पॉजिटिव गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन फुदुकता है डीजे, जे थॉमसन। ये कौन सा, चैडविक 1932 में खोज किए थे, ठीक है। तो एक ऐसा अल्फा रेज निकल रहा, यहाँ पे क्या ले लिया गया, बेरिलियम लिया गया। जैसे ही अल्फा रेज बेरिलियम में पड़ा, ठीक है, वो क्या किया, न्यूट्रॉन को निकालना स्टार्ट कर दिया। और आगे में यहाँ पे लिखा हुआ पैराफिन। कुछ और मत समझिएगा, ये वैक्स है। वैक्स समझ में आता है ना, मोम, वही है, ठीक, उसी का नाम है पैराफिन, ठीक है। जैसे ही अल्फा रेज बेरिलियम में पड़ा तो यहां से नेगेटिव क्या कहता है, न्यूट्रॉन निकला। न्यूट्रॉन निकल के वैक्स में गया। अब एक बात आपको मैं ऐसे समझाता हूं, उसके बाद आप समझ जाइएगा। देखिए, एक बॉल में ले लिया, ये 5 kg का बॉल है, और एक बॉल मैंने ले लिया 200 ग्राम का। 200 ग्राम का बॉल, अब बताइए 200 ग्राम, ये 5 kg, तो बॉल इसको ठेल पाएगा क्या, नहीं ठेल पाएगा। अब मैंने बॉल ले लिया यहां पर, समझिए बात को, अब मैंने बॉल ले लिया यहां पर 10 kg का, 10 kg, तो ठेल पाएगा, तो बिल्कुल ठेलेगा। जैसे ही बॉल को घुरकाएंगे तो 5 kg वाला बॉल घुरक जाएगा। अब कंडीशन यहां समझिए, अगर मैं 6 kg लेता हूं या 5 kg लेता हूं, या फिर ये बॉल हो जाता 6 kg, तो भी जब इसको पुश करेगा तो ये वाला आगे भाग जाएगा। समझ में आ रहा, 5 kg ले या फिर 6 kg ले तो आगे भाग जाएगा, मगर अगर छोटा ले ले तो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो मैंने आपको शुरू में ही याद करवाया था कि न्यूट्रॉन भारी होता है, न्यूट्रॉन बैठे रहता है एक ही जगह पे, जीरो चार्ज होता है उसमें, ठीक है, न्यूट्रल होता है, भारी होता है। तो इलेक्ट्रॉन, यहां से न्यूट्रॉन निकला, अल्फा रेज किस पे पड़ा, बेरिलियम पे पड़ा, बेरिलियम से क्या निकला, न्यूट्रॉन, और यहाँ कहां पे पड़ा, वैक्स पर। कहां पे पड़ा, वैक्स पे। तो न्यूट्रॉन तो भारी होता है, भारी गया लात मार के भगा दिया। किसको लात मार के निकाला, प्रोटॉन को निकाल दिया लात मार के, और प्रोटॉन की जगह पे आ गया, प्रोटॉन लात मार के निकाल दिया, ठीक है। अब प्रोटॉन, अब ये जो गीगर काउंटर लगा हुआ है, ये प्रोटॉन को काउंट करने का मशीन है, ठीक है। तो यहां से प्रोटॉन निकला, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यहां से गया बेरिलियम से, जैसे ही पास हुआ अल्फा तो क्या निकला, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पास हुआ वैक्स से तो क्या निकाल दिया, प्रोटॉन। अब यहीं से हो गया प्रोटॉन का खोज। और जो है चैडविक बताएं कि ये जो प्रोटॉन है, जो कि प्रोटॉन बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल रहता है। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो खोज पहले हो चुका था, न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। तो उनको कंफ्यूज था कि भाई है क्या न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। इसका भी चेक किया गया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव करके, मगर ये कहीं खिंचका नहीं। इसका मतलब ये न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। समझ में आया आप लोगों को। फिर से सुन लीजिए एक्सपेरिमेंट। एक क्या लिखा हुआ, पोलिनियम सोर्स लिया गया। क्या लिया गया, पोलिनियम सोर्स लिया गया, जहां से अल्फा रेज निकल रहा था। अल्फा रेज बेरिलियम पे पड़ा, ये बेरिलियम क्या निकाला, न्यूट्रॉन निकाला। फिर न्यूट्रॉन किसके थ्रू गया, वैक्स के थ्रू गया। जैसे ही वैक्स पे टकराया, वैक्स से क्या बाहर निकाल दिया भाई, प्रोटॉन बाहर निकाल दिया। फिर प्रोटॉन से गीगर काउंटर से पता चल गया कि कितना प्रोटॉन रिलीज हो रहा है।
और ये जो न्यूट्रॉन निकला था, ये न्यूट्रॉन को उनको बाद में पता चला कि ये न्यूट्रॉन जो है 0 चार्ज रखता है, यानी ये न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से आपको जितना मैंने वो एक्सपेरिमेंट बताया है, रदरफोर्ड का बता दिया, गोल्ड फॉइल वाला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक था बोर, बोर का भी मैंने आपको बता दिया है। मेरा ख्याल यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा ये देख लीजिए एक बार जे जे थॉमसन मॉडल। जे जे थॉमसन जो थे, सबसे पहले उन्होंने दो वो थ्योरी दिया था, मॉडल दिया, ठीक है। क्या मॉडल दिया? वो दो वो थ्योरी नाम था, एक था प्लम पुडिंग थ्योरी और दूसरा था वाटरमेलन थ्योरी। अब सीधी बहुत आसान है। वाटरमेलन थ्योरी में क्या था? जब वाटरमेलन आप लोगों ने देखा होगा, तरबूज देखा होगा ना, वाटरमेलन। और वाटरमेलन में उसका जो सीड्स होता है, सीड्स, तो जे जे थॉमसन ने कहा एटम का जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट वाटरमेलन के डिजाइन का है। उसमें जो सीड्स नजर आ रहा है उसको जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा। बोला कि वो जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन की तरह है, और जितना भी रेड वाला भाग है वो है क्या कहता है, प्रोटॉन। जितना भी रेड वाला भाग वो क्या है, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। और जो सीड है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसी को हम लोग क्या बोले, वाटरमेलन थ्योरी। उसी तरह प्लम पुडिंग थ्योरी था। प्लम पुडिंग थ्योरी क्या था? क्या उसको बोलता है, जीसस। जीसस का जब होता है तो केक काटा जाता है, गोल टाइप का केक होता है वो लोग का, ठीक है, जिसको प्लम पुडिंग बोला। केक केक रहता है, केक में क्या होता है, रेड 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 टाइप का चेरी रहता है। तो उन्होंने क्या कहा, जो चेरी दिखाई दे रहा है केक में रेड रेड टाइप का, वो है नेगेटिव चार्ज, बाकी जो भाग बचा वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यही बस थ्योरी था प्लम पुडिंग और वाटरमेलन थ्योरी। बहुत ही आसान है। बस याद रखिएगा, जो बीच को बोल दिया नेगेटिव, रेड वाला बोल दिया क्या, पॉजिटिव, वाटरमेलन हो गया। और इसमें क्या था, क्या कहता, प्लम पुडिंग में क्या था, जो बी क्या कहता है, चेरी था, चेरी को बोल दिया नेगेटिव चार्ज, बाकी जो भाग बचा सो क्या बोल दिया, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया मेरे ख्याल से, आपको आ गया होगा। देखिए यहाँ पर वाटरमेलन सीड्स को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन। सीड्स को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन। बचा हुआ भाग क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज, बाकी प्लम पुडिंग में जो चेरी था उसको क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज। बचा हुआ भाग क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। आगे ये मैंने आपको बता दिया है, ये भी समझा दिया मैंने। अब जो हम लोग सीखेंगे, अब हम लोग जानेंगे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। क्या सीखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है मगर मैं आपको ऐसे समझा दूंगा चुटकी बजाकर, ठीक है। समझिए, देखिए सबसे पहली बात, एक बात बताइए, अगर मैं जाता हूं केला खरीदने के लिए और लेता हूं 12 पीस केला, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? हम उसको बोल सकते हैं कि हमने 1 दर्जन केला खरीदा। 12 पीस यानी 1 दर्जन केला खरीदा। यहां तक समझ में आया? अब सर समझिए, अगर हम लोग एटम लेते हैं, कितना एटम लेते हैं, तो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, इतना एटम लेते हैं। जैसे हम लोग, मैंने 12 केला लिया था तो 1 दर्जन बोले कि नहीं बोले, वैसी तरह अगर हम लोग इतना एटम लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल। वहां दर्जन था तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मोल। और उसी को हम लोग दूसरा नाम क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलेंगे, एवोगाड्रोस नंबर। समझ में आया बात? यानी अगर हम एटम लेते हैं, इतना एटम लेते हैं, मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का हम लोग इतना एटम लिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल। इतना, वहां 1 दर्जन बोल लेते हैं, 1 मोल बोलेंगे। यहां तक क्लियर? आगे समझिए। अब देखिए, ये जो 1 मोल होगा, इसका जो मास होगा, मास, मान लीजिए हम लोग 12 जो केला लिए उसका मास है 2 kg, ठीक है। उसी तरह ये जो इतना हम लोग एटम लिए, इसको तो पहले हम 1 मोल बोल दिए। अच्छा, इसका मास कितना होगा, तो इसका मास होगा 12 ग्राम। कितना होगा, 12 ग्राम। यहां तक क्लियर? क्लियर? अब समझिए, 12 ग्राम हो गया, तो हम लोग को जो है 12 ग्राम नहीं लेना है, हम लोग को इसका 1 भाग लेना है, यानी 1/12 लेना है। ये जो 12 ग्राम है, 12 ग्राम का 1/12 भाग लेना है। कितना लेना है, 1/12। ये बात समझ रहा है? ये 1/12 लेंगे तो इतना निकलेगा एएमयू में, जिसको हम लोग बोलते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं, एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान से समझिए, हम लोग 1 एएमयू कैसे निकालते हैं, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, C12 कार्बन एटम। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए हम लोग निकालेंगे कैसे, ये हो गया। हम अब मैंने आपको बता दिया वाइब्रेशन क्या होता है, 12 ग्राम भी बता दिया। अब आगे देखिए थर्ड स्टेप, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब देखिए हमको पता है कि मास तो 12 ग्राम है और एटम कितना है, इतना एटम है कि नहीं है,
उसी को ना एक मोल बोल रहे थे। इतना ही एटम का नाम वजन भाई 12 ग्राम था। समझ में आ रहा है, मास 12 ग्राम था। ठीक है, हमको इसका कितना भाग लेना है, 1/12 भाग लेना है। कितना भाग लेना है, 1/12। तो हम इसका 1/12 भाग ले रहे हैं। देखिए इसका इस पूरे का कितना किया, 1/12। जिस पूरे का 1/12 किए तो मेरे पास इतना आ गया 1/6.023 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम आ गया। ठीक, अब ग्राम को हम जब उसको सीरीज में लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो एक यहाँ पर क्या कहता है 24 हो जाएगा, 24 ग्राम। क्या कहता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा तो। अच्छा, उसके बाद अगर हमको केजी में बदलना है, किसमें बदलना है, यहाँ पे देखिए ग्राम है, हमको किसमें बदलना है, केजी। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे। और 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 1000 का नीचे में 3 को जीरो होता है, 3 को जो ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस होगा ना। तो यहाँ पे देखिए 24 और पावर 3 उसमें जोड़ गया, कितना होगा 27। क्लियर। तो यहाँ पर 1 AMU समझ में आया। 1 AMU पहली बात तो है क्या, एटॉमिक मास यूनिट है क्या 1 AMU। 1 AMU जो है कार्बन के 1/12 भाग है। कार्बन का जो मास होगा उसका 1/12 भाग। क्लियर। अब हम लोग जो है जब भी निकालेंगे एटॉमिक मास यूनिट, बात समझ में आ रहा है, यानी AMU जब भी निकालेंगे उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मास। ठीक है, हम लोग जब भी निकालेंगे तो कंपेयर हमेशा, याद रखिएगा, कंपेयर हमेशा कार्बन के एटम से किया जाएगा, यानी इससे कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर क्या कीजिए, इससे किया जाएगा। इसलिए किया जाता है कंपेयर क्योंकि दुनिया का लगभग चीज में 99.99% चीज में जो है कार्बन उपलब्ध होता है। ठीक है, लगभग चीज में क्या होता है, कार्बन उपलब्ध होता है। इसी कारण हम कार्बन को एवरेज मान के चला जाता है कि हाँ ये इससे कंपेयर करके हम लोग मास निकालते हैं। समझ में आया बात। देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोग का जो मास है वो भी हम लोग का एक्चुअल मास, अभी जो मान लीजिए मेरा वजन है 60 kg, तो एक्चुअल मास नहीं है, ये ग्रेविटी के कारण है। ठीक है, एक्चुअल मास अलग है, मगर अभी जो मास है किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण है। अच्छा, मैं आपको धीरे समझाता हूं और अच्छा से। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये AMU क्या होता है। अब ध्यान से समझिए, यहां पे देखिए प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। यहां तक समझ में आया। ये जो इस सब का मास लिखा हुआ है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, ये जो मास है ये कंपेयर किया हुआ नहीं है। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट मास। इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। यानी जो मास था इसको हमको कंपेयर नहीं किए हुए, ये क्या है, एब्सोल्यूट मास। समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मास। हमको निकालना क्या है, रिलेटिव मास। रिलेटिव मास क्या होता है उसको मैं समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया, कंपेयर किससे होगा, इससे होगा कंपेयर। हमेशा जब भी हम रिलेटिव मास निकालेंगे तो AMU से कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे, AMU से। अब देखिए ये तो थोड़ा सा पावर में है तो आपको थोड़ा कटाने में दिक्कत होगा। मैं आपको पहले सिंपल भाषा में समझा देता हूं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 1 AMU बराबर जो है 1 AMU जो है 50 है। कितना है, 50। ठीक, यानी 1 AMU कितना है, 50 kg। ये समझ लीजिए ये एवरेज है। कितना है, एवरेज है 50। और एब्सोल्यूट मास, मान लीजिए मेरा मास जो है 100 kg है। कितना है, एब्सोल्यूट। तो ये एब्सोल्यूट होगा, मेरा कितना है 100 kg है, तो एब्सोल्यूट मास कितना हो जाएगा, 100 kg। अब देखिए 100 kg का हम कंपेयर किससे करेंगे, AMU से करेंगे। किससे करेंगे, AMU, यानी जो एवरेज हम लोग मास लिए थे उससे करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, मेरा था एब्सोल्यूट कितना था 100 और AMU में कितना है 50। ये बताइए इसका रिलेटिव कितना हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि AMU का 2 गुना है, AMU का 2 गुना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, रिलेटिव मास क्या होगा, 2AMU, 2 गुना AMU। एक AMU बराबर 50 था तो 2MU मतलब 100। समझ में आया। तो रिलेटिव मास कब निकलेगा, जब भी हमेशा कंपेयर करके निकलेगा। ये तो मैंने आपको ऐसे बताया था, मगर वास्तव में AMU की वैल्यू ये है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो एब्सोल्यूट मास होता है ओरिजिनल मास, और रिलेटिव मास क्या करते हैं, जब भी हम कंपेयरिंग करते हैं कार्बन के 1/12 भाग से, कार्बन 12 के जो मास होता है उसका 1/12 भाग से कंपेयर करते हैं, उससे जो मास निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास। समझ में आया रिलेटिव मास क्या होता है। आगे देखिए, अब यहां तो ये समझ में आ गया, ये जो मास लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, ये कौन सा मास है, एब्सोल्यूट मास है। जब हम कंपेयर किए इस तीनों का कंपेयर जब AMU से किया गया, यानी कार्बन का
C12 का 1/12 भाग से किया गया, यही था ना, इसको कंपेयर किया गया, तो मास कितना निकला ये एमयू में 1.00727। न्यूट्रॉन का कितना निकला 1.00866। इलेक्ट्रॉन का कितना निकला 0.00055। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से अगर आप समझिएगा, देखिए इसको हम लोग 1 भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1? क्यों? क्योंकि एवरेज 1 के लगभग में है। क्या मान लेते हैं 1 AMU मान लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को 1 AMU मान लेते हैं, क्योंकि वो 1 के लगभग में है। समझ में आ रहा है आपको बात? मेरा बात समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी? अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये जो हम लोग निकाले, ये कौन सा मास था? रिलेटिव मास था, क्या कि इसको कंपेयर करके निकला ये वाला मास। समझ में आया? मास को हम लोग किसमें लिखेंगे? AMU में लिखेंगे। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या ये हो गया? चार्ज पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव, चार्ज जीरो, तो आपको पता ही है। ठीक है, 1 + 1 - ठीक। यहां जो लिखा हुआ ये देखिए, ये है क्या? ये जो है चार्ज है। प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन में होता है 1.60218 × 10⁻19। प्रोटॉन में बस पॉजिटिव होगा, और सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन में होता है, बस आगे में नेगेटिव कर दीजिए। आगे में क्या कर दीजिए? नेगेटिव। प्रोटॉन में क्या कर दीजिए? पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला बात समझ में आ गया होगा। पहली बात, एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, मैं फिर से एक बार डिवीजन करवा दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखिए मैंने क्या बताया था, कार्बन का जो एटम है, कार्बन का एटम, पहली बात, इतना एटम अगर हम लेंगे तो 1 मोल कहलाएगा। इतना एटम लेंगे तो 1 मोल कहलाएगा। और इसी मोल का जो मास होगा 12 ग्राम होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब भी हम 1 AMU का वैल्यू लेंगे तो कार्बन 12 का 1/12 करेंगे। जब 1/12 मास लेंगे तो कितना आएगा? 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 AMU। इसी से जब भी हम रिलेटिव मास निकालेंगे, जब भी क्या निकालेंगे? रिलेटिव मास निकालेंगे। जब भी क्या निकालेंगे? रिलेटिव मास निकालेंगे। रिलेटिव मास में निकालेंगे तो क्या करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे। अब देखिए रिलेटिव मास का फॉर्मूला यहां है, रिलेटिव मास का फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का हम लोग मास निकाल रहे हैं उसका एवरेज मास ले लीजिए। फिर मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के 1 एटम का मास ले लेते हैं। कार्बन के 1 एटम का मास गुना कर देना है 12। ये क्या है? फॉर्मूला इसका, रिलेटिव एटॉमिक मास का। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। यहां तक समझ में? देखिए ये जो फिगर मैंने बनाया था, ठीक है, ये फिगर देखिए 1 AMU बराबर 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। एक कार्बन है, इसको कितना भाग में बांट दिया? 12 भाग में बांट दिया। तो हमको 12 भाग नहीं लेना, हमको बस लेना है 1 भाग। उस 12 भाग में से 1 भाग लेंगे, वही कहलाएगा 1 AMU। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। चलिए हम लोग आप आगे चलते हैं। हाउ टू इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इन द डिफरेंट सेल। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, समझिए। बहुत ही आसान है, मैं आपको सीधी बातों में समझा देता हूं। देखिए ये इसका ऑर्बिट है, इसको जो बगल बगल लाइन गया है इसको हम लोग या तो ऑर्बिट बोलेंगे या फिर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट या फिर सेल। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, सेल का जो नाम है KLMNOP Q, 7 लेवल तक होता है। क्यू तक होता है, कितना लेवल तक? 7 लेवल तक होता है। अब देखिए सेल के अंदर हर, देखिए मान लीजिए ऐसे समझिए आप कि एक घर है, एक घर में बहुत सारा कमरा है। ठीक है, उसी तरह हर एक सेल का ऑर्बिट में बहुत सारा कमरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं SPDF। क्या बोलते हैं? SPDF। SPDF क्या बोलते हैं? SPDF। अब ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। पहले मैंने आपको बताया ये जो बगल बगल है इसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे या फिर सेल बोलेंगे। और हर सेल का, जैसे मैंने आपको बताया कि एक घर है, घर में बहुत सारे रूम होते हैं, उसी तरह हर ऑर्बिट का अपना अपना रूम होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सब सेल। जो क्या बोलते हैं? सब सेल। ये जो है SPDF, ये क्या है? सब सेल है। क्या है? सब सेल। ठीक, अब SPDF, S का वैल्यू होता है 2,
अब सब में 4 प्लस करते जाइए, कितना प्लस करते जाइए 4, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 4 जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसमें 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो एस का कितना होता है 2, पी का होता है 6, डी का होता है 10, एफ का होता है 14। यहां तक क्लियर। एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज, एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। ये सब क्या है, ये सब है सब सेल। क्या है, सब सेल। इसको क्या बोलेंगे, सब सेल बोलेंगे। ठीक, ये सब जो था के एल एम एन ओ पी क्यू, ये क्या था, ये सेल था। सेल का मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिट का नाम था। ये 7 लेवल तक जाएगा, कहां तक जाएगा 7 लेवल तक, याद रखिएगा 7 लेवल तक जाएगा, एनर्जी लेवल इसका 7 तक होगा। के पहला ऑर्बिट का नाम के, दूसरा का एल एम एन ओ पी क्यू, क्लियर। ये क्या है सेल यानी ऑर्बिट, और ये क्या है सब सेल, सब सेल, इसको क्या बोलेंगे सब सेल। अब ध्यान से समझिएगा, पहला जो भाग है इसमें क्या जाएगा एस, दूसरा भाग इसमें क्या जाएगा एसपी, तीसरा भाग एसपीडी, चौथा भाग एसपीडीएफ। समझ में आ रहा है, ऐसे जाएगा। तो अब देखिए, अभी एसपीडीएफ कैसे जाएगा, पहला में क्या था एस, तो इसको लिखेंगे 1 एस, 1 एस पहला ऑर्बिट। दूसरा ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट में देखिए एस और पी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2s 2p। तीसरा में क्या लिखेंगे 3s 3p 3d, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा। उसके बाद चौथा में क्या होगा 4s 4p 4d 4f, ऐसे जाएगा। समझ में आया बात। अब ध्यान दीजिए, पहला का एस का मान कितना होता है 2, तो पहला में कितना जाएगा 2। दूसरा ऑर्बिट यहां 2 है और यहां पे है कितना 6, पी का मान कितना होता है 6, 2 और 6 8, दूसरा में कितना लेवल में कितना होगा 8। तीसरा लेवल 2 6 8, 8 और 10 18, तीसरा लेवल में कितना जाएगा 18। चौथा में उसी तरह, चौथा में कितना जाएगा 32। ये पहला में 2, दूसरा में 8, फिर 18, फिर 32, क्लियर। इसी पर एक नील बोर ने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं 2n²। क्या बोलते हैं 2n², 2n²। ये फॉर्मूला कौन दिया था, नील बोर। मैंने आपको बताया था बोर के बारे में, वही दिए थे ये फॉर्मूला 2n²। 2n² क्या था, n का मतलब होता है ऑर्बिट संख्या, ठीक है। n का मतलब क्या होता है ऑर्बिट संख्या, तो 2 गुना 2 गुना 1, 1 का n का मतलब ऑर्बिट, तो पहला ऑर्बिट का अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और गुना 2 तो क्या होगा 2। उसी तरह 2 गुना दूसरा ऑर्बिट तो 2 का स्क्वायर, n का वैल्यू क्या था ऑर्बिट था, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तीसरा ऑर्बिट। 2 गुना 4 का स्क्वायर, 16 दूना 32। समझ में आया ये बात आपको मेरे ख्याल से। सेल सब सेल क्या होता है, सेल क्या होता है हर एक ऑर्बिट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जो घूम रहा है उसको ऑर्बिट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेल। अब सेल के अंदर भी बहुत सारा भाग होता है, रूम टाइप का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं सब सेल। सब सेल में क्या होगा एसपीडीएफ, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको कैसे लिखा जाएगा समझ में आ गया आपको, यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, एनर्जी लेवल समझ में आ गया होगा ये वाला बात, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए हमको बैठाना कैसे है, ये तो आप समझ गए। अब समझिए बैठाना कैसे, ध्यान से समझिएगा उसको। हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई एटम लिए, जैसे हम लोग ले लिए मैग्नीशियम। क्या लिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। तो 12 को आप तोड़िए,
मैंने आपको बताया, एक फॉर्मूला बताया ना 2n²। कौन दिया था? नील भोर दिए थे ये 2n²। तो पहला इसके अनुसार कितना जाएगा? पहला में 2, दूसरा में 2 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, इस लेवल में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए मैग्नीशियम का हम लोग बना रहे हैं, तो पहला में कितना जाएगा? मैग्नीशियम 2, दूसरा में कितना जाएगा? ऑर्बिट लेवल ज्यादा होगा। पहला मैग्नीशियम को कितना बांटेंगे? पहला में 2 भेज दिए 2, दूसरा में कितना जाएगा? 8। अब ध्यान दीजिए 2 8 10, तो इलेक्ट्रॉन बांट दिए, होता कितना है? 12 ही। मैंने आपको बताया था ना एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर या फिर प्रोटॉन का नंबर। ठीक है, तो इसमें 12 था ही, 10 इलेक्ट्रॉन चल गया, बचा कितना? 2। ये चल जाएगा थर्ड ऑर्बिट में। देखिए जब भी हम लोग बनाएंगे तो मिनिमम 8 होना चाहिए, 8 से कम। शुरू में तो पहला में तो 2 होना चाहिए, उसके बाद जो भी ऑर्बिट बनेगा उसमें होना चाहिए 8। मान लीजिए इसका अगर संख्या रहता 19 रहता या 20 रहता, कितना रहता? 20। अगर 20 को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होता, ठीक है, तो देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला ऑर्बिट में कितना? 2, दूसरा में कितना? 8। देखिए 2 8 10 तो हो गया, बचा कितना? और 10 बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ? इसमें 2 8 खत्म, 10 बचा हुआ है। मगर तीसरा में होना कितना चाहिए? 18। 18 पूरा है? नहीं पूरा, 18 10 ही बचा हुआ है। तो हम लोग जब भी नहीं पूरेगा तो क्या करेंगे? उससे कम कितना रखेंगे? मिनिमम 8 होना चाहिए। 8 अपना पूरा पूरा ऑर्बिट बना लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे? तीसरा में भी क्या रखेंगे? 8। चौथा, अब चौथा में कितना बचा? 2 8 10 और 18 बच गया 2, तो चौथा में कितना जाएगा? 2 जाएगा। यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया हमको डिवाइड कैसे करना है। तो ये अगर मैग्नीशियम को हम लोग ऑर्बिट बना रहे हैं, एटम बना रहे हैं, तो पहला में 2 भेज दिए, दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 10 हो गया, था कितना? 12 था, बाहर में जाएगा 12, 2 को। क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, छोटा सा बात है मगर अच्छा इंपॉर्टेंट बात है। जो भी अगर मेटल का बात होता है, किसका? मेटल। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। यहां पर लास्ट ऑर्बिट में 2 बच गया था इलेक्ट्रॉन। इस 2 जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसी को हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में 1 2 या फिर 3 बच रहा है तो समझ जाइए कि भाई मेटल है। ये कौन सा है? मेटल। जितना भी मेटल होगा उसका अगर हम कन्फिगरेशन करेंगे तो लास्ट ऑर्बिट में 1 बचेगा, न तो 2 बचेगा, न तो 3 बचेगा। क्लियर? अगर मेटलॉइड्स है तो 4 बचेगा, और नॉन मेटल है तो अंत में कितना बचेगा? या तो 5 या तो 6 या तो 7। समझ लीजिएगा, मेटलॉइड्स और ये क्या? नॉन मेटल। मेटल होगा तो लास्ट ऑर्बिट में कितना बचेगा? 1 2 3, और मेटलॉइड्स होगा तो 4, और नॉन मेटल होगा तो 5 6 7। ठीक है? मेटल का अपना गुण होता है, नॉन मेटल का अपना गुण होता है। आप लोग 6 7 क्लास में मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़े होंगे, चैप्टर 8 में, क्लास 8 में है मेटल और नॉन मेटल, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे। अब मेटलॉइड्स क्या होता है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। यहां तक क्लियर? चलते हैं अब हम लोग आगे। अब आप लोग को मेरे ख्याल से कन्फिगरेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। कैलकुलेट वैलेंसी, बहुत ही आसान है वैलेंसी कैलकुलेट करना। ठीक है? वैलेंसी कैलकुलेट करना बहुत ही आसान। ठीक, देखिए यहां पर जो वैलेंसी दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? क्लोरीन का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। देखिए पहला जब हम इसका कन्फिगरेशन किए तो पहला में 2, दूसरा में 8, लास्ट में बच गया कितना? 7। अब आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए हम माइनस करके निकाला हुआ है, आपको मैं सिंपल भाषा से निकालता हूं, आप ऐसे समझ लीजिए ये 7 है, इसको 8 पुराने के लिए कितना चाहिए? मिनिमम मैंने बताया था ना कि 8 चाहिए भाई। तो इस 7 को 8 पुराने के लिए कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन, तो वो उसका हो गया वैलेंसी। क्या हो गया? वैलेंसी। जैसे कि मान लीजिए कोई नॉन मेटल है,
कोई क्या है, नॉन मेटल। मैंने आपको नॉन मेटल के बारे में अभी जस्ट बताया कि नॉन मेटल का लास्ट ऑर्बिट में या तो 5 रहेगा, नहीं तो 6 रहेगा, नहीं तो 7 रहेगा लास्ट ऑर्बिट में। 5, 6, 7 ये तीनों में से कोई एक रहेगा लास्ट ऑर्बिट में। यहाँ पे देखिए 7 है, इसका मतलब क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। अब ये 7 है, देखिए 5 में कितना जोड़ेंगे जो 8 फुट जाना चाहिए, 3 जोड़ेंगे तो फुट जाना चाहिए, जिसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 3। जिसका भी 5 होगा लास्ट में उसका वैलेंसी कितना 3। इसमें कितना जोड़ेंगे 2, इसमें कितना जोड़ेंगे 1। या तो आप डायरेक्ट 8 से माइनस कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि 8 पुराना है हमको भाई, 7 और लास्ट में बच गया है तो 8 पुराएंगे कैसे, 1 जोड़ देंगे तो 8 पुर, मतलब वैलेंसी कितना है 1। बात समझ, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी के बारे में बढ़िया से समझ लीजिए, उसको मैं समझा देता वैलेंसी क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा रहा हूं ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। एटॉमिक नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन भी 12, प्रोटॉन भी 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 8 और प्रोटॉन भी 8। ठीक, अगर हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, तो आप देख लीजिए, मान लीजिए एटम है, ये इसका एटम है, तो पहला में कितना जाएगा 2 जाएगा, दूसरा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा में फिर कितना 2, 2 8 10, 2 12 हो गया। इसका पहले कितना जाएगा 2, दूसरा में कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8, सॉरी 6 जाएगा ना, 2 2 4 2 6, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, हो गया ना 8, 2 और 6 8। ठीक है, अब समझिए कि वैलेंसी होता क्या है। जब रिएक्शन हम किसी चीज को करवाते हैं, ठीक है, मान लीजिए मेटल मैग्नीशियम में करवा रहे हैं, मैग्नीशियम करवा रहे हैं, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे कितना रहा है और ऑक्सीजन ले कितना रहा है। मेटल तो हमेशा एटम इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे समझ लीजिए मैग्नीशियम का अगर 12 है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसमें 12 होगा नेगेटिव का, प्रोटॉन भी 12 होगा पॉजिटिव का। यहां तक समझ में आ रहा है। ये क्या है 0। इसमें क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है -8 और प्रोटॉन भी कितना है +8। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, समझ में आ गया होगा, बता ही दिया था। यहां तक दे कितना, जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, ले भाई तू अपना काम कर लो, लो दे दिया, दिया तो जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, मेटल तो हमेशा देता है, तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन देता है वही होता है वैलेंसी, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका वैलेंसी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम कितना दिया 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका वैलेंसी कितना होगा 2 2 होगा। और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा चार्ज इसका प्लस हो जाएगा। कैसे प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन दिया 12 था तो 2 को दे दिया, तो 10 बचा ना भाई, माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो नहीं बदलेगा, प्रोटॉन तो नहीं गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गया, प्लस माइनस माइनस, यहां जाएगा प्लस का 2। यहां पर माइनस था 8 था, अब हो गया माइनस का 10, प्रोटॉन तो नहीं बदला, प्लस माइनस 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 का 2, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। यानी इसका भी वैलेंसी 2 है, इसका भी वैलेंसी 2, यानी 2 ले रहा है तो 2 दे रहा है, तो 2 ले रहा है। वैलेंसी कितना है 2 में, जो इलेक्ट्रॉन देंगे जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वही हो जाएगा वैलेंसी। समझ में आ रहा है मेरा बात, क्लियर। अब मेटल क्या हो जाएगा, बस पॉजिटिव चार्ज, क्या इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हो गया पॉजिटिव, इसलिए लिखेंगे 2+। तो जब भी हम मैग्नीशियम को लिखना होगा लिखेंगे मैग्नीशियम +2, इसका मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीशियम ++, इसका मतलब भी वही होता है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका वैलेंसी भी 2 होगा। समझ में आया बात। उसी तरह हम लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो -2, या फिर ऑक्सीजन माइनस। समझ आया वैलेंसी क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको जो ये बताया था, ठीक है, स्ट्रक्चर सजाने का, देखिए पहला में कितना जा रहा है, इसमें कितना है लिथियम कितना है 3, एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो पहला में जाएगा 2 और दूसरा में 1। इसमें कितना है 4, तो पहला में 2 दूसरा में 2। इसमें देखिए इसमें कितना है, सबका बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कितना 2 10 1 11, सोडियम कितना है 11, तो पहला में कितना गया 2, पहला में ऑर्बिट में 2 गया, दूसरा ऑर्बिट में 8 गया, तीसरा में गया 1। यहाँ पे पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 2। समझ में आ रहा है।
मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दो टाइप का वैलेंसी होगा। एक, मैंने आपको पहले बॉन्ड समझाता हूं। देखिए दो टाइप का बॉन्ड होता है, उसी से बना हुआ ये वैलेंसी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? इसमें क्या होता है, मेटल के साथ नॉन मेटल जब भी मिलेगा तो ये होगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, उसका कोवेलेंट, कोवेलेंट या फिर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? ध्यान से समझिएगा। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब ये क्या करेगा, शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर, इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड कर देगा। क्या कर देगा? शेयर, यानी शेयर करेगा। शेयर कब करेगा? देखिए लेना देना किसमें चलता है? पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल रहेगा। जब भी नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल रहे, समझ लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड है। अब मेटल प्लस नॉन मेटल रहे तो ये क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। ठीक, अब यहां पर क्या करेगा, ये या तो दे देता है या तो ले लेता है। देखिए या तो ले लेता है या फिर दे देता है। कहां से मारा है? तो जब भी इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे या फिर दे देंगे, ऐसा। अब यहाँ पे वैलेंसी का बात कर रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे बॉन्ड नहीं बता रहा है, यहाँ वैलेंसी बता रहा है, मगर मैं आपको बॉन्ड बता रहा हूं। ध्यान समझिएगा थोड़ा सा है। ठीक है, समझिए, यहाँ वैलेंसी बता रहा है। तो मैंने आपको बॉन्ड समझा दिया ना कि कौन सा बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। बॉन्ड, बॉन्ड दो टाइप का होगा, आयनिक बॉन्ड और वैसे तो तीन टाइप का होता है, मगर आपके बुक में दो टाइप का ही दिया हुआ है। ठीक है, अब जो आयनिक बॉन्ड में काम हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या काम हो रहा था? दे रहा था, ले रहा था, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा वो। और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का काम क्या हो रहा था? शेयर कर रहा था। ये ना ही दे रहा था ना ही ले रहा था, क्या कर रहा था? शेयर। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ऑक्सीजन जो होता है हमेशा ऐसे नहीं रहता। ऑक्सीजन के लिए हमेशा लिखाता है O2। देखिएगा ऑक्सीजन को हमेशा क्या लिखाएगा? O2। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है, O प्लस O, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल मिल रहा है तो क्या बन रहा है? O2। यहां पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? शेयर, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मगर यहां पे अभी जो मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब बॉन्डिंग बन रहा था MgO, यहां पर शेयर नहीं हो रहा था, यहां पे लेन देन हो रहा था। यहां पे क्या कर रहा था, सॉरी एक मिनट पानी पी लेता हूं यार। चलिए, यहां तक समझ में आया आपको? तो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? मेटल नॉन मेटल मिलेगा तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। आयोनिक बॉन्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? जब नॉन मेटल मिलेगा, शेयर करेगा, तो क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, या इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है? दे रहा है या फिर ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो खोए क्या करता है? देखिए देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कैटायन एनायन मैंने आपको बता ही दिया। कैटायन एनायन आपको पता ही होगा। अच्छा, पॉलीएटॉमिक आयंस, बहुत ही सिंपल है। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है? देखिए, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा। ठीक, अब ऐसा ऐसा कि एक से ज्यादा हो एटम, ठीक है, और उसका कुछ आयंस भी हो, उसको हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, दो तीन बात समझ लीजिए। एलिमेंट के बारे में समझ लीजिए, कंपाउंड, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए, जितना भी सिंगल एटम है, सिंगल एटम यानी एक ही प्रकार का एटम, सिंगल यानी एक ही प्रकार का एटम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। ठीक है, जहां एक से ज्यादा अलग अलग प्रकार का एटम मिल गया तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। क्लियर यहां तक? जैसे समझिएगा, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग बोल रहे हैं Fe या फिर Mg,
तो ये सिंगल है ना मैग्नीशियम, सिर्फ मैग्नीशियम का ही इसमें एटम है, Fe आयरन, सिर्फ उसमें आयरन का ही एटम है। मगर अगर हम यहाँ लिख दिए मैग्नीशियम के साथ O, तब देखिए मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिल गया, दो को मिला कि नहीं मिला, जब भी दो को मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। समझ में आया, एक से ज्यादा एटम हुआ। तो एक से पॉली पॉली क्या कहता है, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है, एक से ज्यादा एटम होता है, वो चाहे एलिमेंट का भी हो सकता है या फिर कंपाउंड का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा एटम हुआ तो क्या, पॉलीएटॉमिक। ठीक, उसका मतलब कुछ चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चार्ज। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे NH4, यहाँ पे N भी है और H भी है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिल रहा है। यहाँ पर ये क्या है, कंपाउंड, मगर इसका चार्ज कितना है, प्लस, यानी एक चार्ज है इसका, +1। OH, OH क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल रहा है, दो है, कंपाउंड है ना ये, OH यानी क्या है, कंपाउंड। इसमें चार्ज कितना है, माइनस, यानी एक है इसका, -1। उसी तरह यहाँ पे NO3 में है माइनस, PO4 में -3। समझ में आ रहा है, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है। सीधी बात में, एक से ज्यादा एटम हुआ और उसका कुछ चार्ज बन गया है तो वो सब क्या हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक आयंस। क्लियर। देखिए, दो आयंस विच आर फॉर्म फ्रॉम ग्रुप और ज्वाइन द एटम कॉल्ड कंपाउंड आयंस, इसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड आयंस या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस। इसे हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड आयंस भी बोल सकते हैं। कंपाउंड समझ में आ गया ना, अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए, अब मिल रहा है तो कंपाउंड। ठीक है, आगे चलते हैं। एटॉमिक मास मैंने बता ही दिया। देखिए रिप्रेजेंटेशन, अब देखिए मैं यहां पर मान लीजिए, यहां पर जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको समझिए, मैग्नीशियम लिख दिया। मैग्नीशियम के नीचे में यहां हम लोग लिख दिए 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। इसका एटॉमिक मास लगभग 24 के बराबर होता है, लगभग कितना, 24। ठीक, अब देखिए ये जो नीचे में लिखा हुआ है, इसको, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। क्या है, इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। इसको, इस एटॉमिक नंबर को क्या है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, पहली बात तो। और इस एटॉमिक नंबर को हम डोनेट करेंगे जेड से। ऊपर वाला क्या है, मास, एटॉमिक मास, क्या है, एटॉमिक मास। और इसको हम डोनेट किससे करेंगे, ए से। किससे डोनेट करेंगे, ए से। यहाँ पे नीचे वाला किससे डोनेट करेंगे, जेड से। समझ में आया बात, यहां तक समझ में आया। एटॉमिक नंबर से नीचे वाला को क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। क्लियर। अब समझिए थोड़ा सा समझने वाली बात, समझने वाली बात इसमें क्या है, समझने वाली बात इसमें यह है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना है, 12, एटॉमिक मास 24। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यह है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और क्या, या फिर इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास, इसमें क्या है, इसमें क्या छुपा हुआ है, प्रोटॉन और क्या, एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे याद रखिएगा, और है यहाँ एंड, यानी यहाँ पे दोनों जुड़ा के है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था ना यार। एटॉमिक मास में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए मान लीजिए हमको, या तो ये मान लीजिए प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, ये तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का संख्या होता है। अब मान लीजिए मेरे पास एटॉमिक मास दिया, क्या कहता है, जेड दिया हुआ है, जेड, जेड बराबर है 12, ए बराबर है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, 24। हमको निकालना है न्यूट्रॉन का संख्या। किसका निकालना है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना होगा, अब आप खुद बताइए। इस 24 में क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों था कि नहीं 24 में। और हमको पता है ये जो 12 है नीचे में, ये कितना है, प्रोटॉन है ये, तो इसका मतलब हमको पता है प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, 12 प्लस, यहाँ पे हमको पता चल गया प्रोटॉन कितना है, 12। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए ना।
ठीक, अब यहाँ पे देखिए 12 इधर चल जाएगा तो n बराबर कितना निकल जाएगा, ये भी 12 निकल जाएगा। n बराबर कितना निकल जाएगा, 12। अच्छा, एटॉमिक मास इसका 24 नहीं 23 के लगभग होता है, 23 होता है, यहाँ पर 23 कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक 24 लिख दिया। अब समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया बात। अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो मैंने क्या किया, देखिए इसमें जेड में जो क्या कहता है, ए में जो क्या दिया हुआ मास है ना, इसमें इस ए में क्या क्या छिपा हुआ है, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, अच्छे से समझिए फिर से। ए में छिपा हुआ है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, दोनों छुपा हुआ है, और ये जो 12 है ये बस प्रोटॉन का संख्या है। हमको अगर निकालना है न्यूट्रॉन तो दैट ए में से जेड को माइनस कर देंगे, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या निकलेगा, ए माइनस जेड। ए में दोनों चीज था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों था। 24 में से 12 जाएगा, जेड एन कितना, न्यूट्रॉन कितना निकल जाएगा, 12। क्लियर। वैसे इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 23 के लगभग होता है, ठीक है। मिटा दूं, मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, नीचे यहाँ पे सिंबल होता है बीच में, नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में एटॉमिक मास। क्लियर। अच्छा, आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आइसोटॉप आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास अलग अलग होना चाहिए। एटॉमिक मास अलग होना चाहिए लेकिन नंबर सेम होना चाहिए। देखिए यहां जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे Cl का उदाहरण लिया गया है, क्लोरीन, 2 क्लोरीन है। देखिए इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन देखिए दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। मास यहाँ पे देखिए 35 और वहां 37 है, इसका मास कितना है 35, इसका मास कितना है 37। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉप। देखिए कार्बन का भी आइसोटॉप होता है, ठीक है। तो आइसोटॉप समझ में, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए। नंबर सेम होगा, मास अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉप। और आइसो एक होता है आइसो बार, जस्ट इसका उल्टा, नंबर बदल जाएगा और मास सेम हो जाएगा, ठीक है। आइसोटॉप समझ में आया। अब क्या होता है, एक होता है आइसो बार, सेम क्या होता है, आइसो बार। आइसो बार में क्या होता है, इसमें होता है सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसो बार क्या होता है, सेम एटॉमिक मास लेकिन डिफरेंट हो जाता है क्या, नंबर। क्लियर। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा आइसोटॉप क्या होता है, आइसो बार क्या होता है। ठीक, एग्जांपल आप ले लीजिए, आर्गन, आर्गन और हो गया कैल्शियम। देखिए कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक मास होता है 40। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है 18, एटॉमिक मास होता है 40। ठीक, अब इधर ध्यान दीजिएगा, मास दोनों का सेम बट डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो बार। आइसो बार समझ में आया, आइसो बार क्या होता है। आइसो बार का मतलब सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसो बार। आइसोटॉप क्या, यहां पे देखिए नंबर यहां पे सेम था, मास डिफरेंट था, इसको क्या बोलेंगे, आइसो टॉप्स। इसको क्या बोलेंगे, आइसो बार। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो भाई लोग, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।